नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। ठीक 6 बज चुके हैं। हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को लेकर एक बार फिर हम आपके सामने रूबरू हुए हैं। क्या कुछ अपडेट आज दिन भर का रहा है, सरकार के फैसलों की बात करेंगे और इसी के साथ मुख्यमंत्री आज कुल्लू के दौरे पर थे। यहाँ पर क्या कुछ खास रहा है, इस पर भी अपने दर्शकों को विस्तार से बताएंगे। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कई बड़े फैसले आज लिए गए हैं, इस पर भी हम आपको अपडेट देंगे कि आखिरकार आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षा बोर्ड से लेकर शिक्षक हेडमास्टरों को लेकर क्या बड़े आदेश और कार्यवाही यहां पर की गई है। शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री की खबर से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत अन्य विधानसभा क्षेत्र के बागा सराहन पहुंचे थे। मौसम खराब होने के कारण सीएम सुक्खू का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाया, इसीलिए सीएम सड़क मार्ग से बागा सराहन पहुंचे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागा सराहन में कई योजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया। सीएम सुक्खू ने बागा सराहन में डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की भी घोषणा की। वहीं आनी में एक सरकारी स्कूल को सीबीएसई बोर्ड में तब्दील करने की भी घोषणा की। सीएम सुक्खू ने बागा सराहन से बठाहड़ सड़क मार्ग के लिए 1 करोड़ देने का भी ऐलान किया। वहीं नाबार्ड में इस रोड को डालने की घोषणा की। सीएम सुक्खू ने बागा सराहन में इंदिरा गांधी सुख सम्मान निधि योजना के तहत लगभग 1800 महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन की सौगात दी। बागा सराहन की इन महिलाओं को एक साथ 3 किश्तों में 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। इस दौरान इस कार्यक्रम में पार्टी लेवल से उठकर सीएम सुक्खू की सभा में भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार भी पहुंचे थे। वहीं भाजपा विधायक लोकेंद्र कुमार ने सीएम सुक्खू की भरे मंच से खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप और हम आम परिवारों से निकले हैं और आप गरीब के दर्द को समझते हैं और मजदूर के दर्द को भी समझते हैं। इन्होंने कहा कि जिन नीतियों का निर्माण आप सीएम सरकार ने अपने कार्यकाल में किया है, उन नीतियों का फायदा अंतिम लोगों तक पहुंच रहा है। शहरों से महिलाएं अब गाय पालने और गांव आ रही है। हाँ, तो ये एक बड़ा बयान जो है वो आज भाजपा के विधायक लोकेंद्र कुमार का कुल्लू के बागा सराहन में रहा है। और जिस तरह से भाजपा विधायक ने भरे मंच में सीएम सुक्खू की तारीफ की और राजनीति के से उठकर जो है वो सरकार के स्वागत के लिए खड़े रहे। आज सोशल मीडिया पर जरूर लोकेंद्र कुमार की वाहवाही भी हो रही है और कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भी अब इसे देखने लगा है। फिलहाल आपको बता दें तो सीएम रात को भी बागा सराहन में ही रहेंगे। वो बागा सराहन में ग्रामीण केवल राम के घर में ठहरेंगे और इससे पहले बागा सराहन पहुंचने पर सीएम का निर्मंड और अन्य जगहों पर भी स्वागत हुआ। और इस बीच सीएम रास्ते में आनी में दिव्य लोक पब्लिक स्कूल न्यू टिकरी भी पहुंच गए। यहां पर सीएम ने बच्चों के साथ बात की। बच्चे भी अपने बीच सीएम को देखकर काफी खुश हुए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री बागा सराहन कुल्लू के दौरे में हैं। कल ठियोग यानी कि शिमला जिला के ठियोग विधानसभा क्षेत्र में सीएम का कार्यक्रम है और उसके बाद वापस शिमला लौटेंगे। अब अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कम रिजल्ट देने वाले हेडमास्टर व प्रिंसिपल पर बड़ी गाजगिरी है। यहां पर आज समीक्षा बैठक हुई और इस बैठक में 12वीं में 25% से कम रिजल्ट देने वाले 5 प्रिंसिपल पर गाजगिरी है। इसके अलावा 24 हाई स्कूल के हेडमास्टर, 23 सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल पर भी 10वीं में 25% से भी खराब रिजल्ट पर यह कार्यवाही हुई है। आज शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई और ये रिपोर्ट स्कूल शिक्षा निदेशालय ने शिक्षा मंत्री के समक्ष रखी, जिसमें इन शिक्षाविदों की 1 साल की इंक्रीमेंट रोकने के आदेश दिए गए। और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि इन शिक्षकों की इंक्रीमेंट ही नहीं रोकी जाएगी, बल्कि इनकी एसीआर को भी जो है यहाँ पर एसीआर भी रिवाइज्ड होगी। यानी कि एसीआर में भी ये मेंशन किया जाएगा जिन स्कूलों के हेडमास्टर और प्रिंसिपल का रिजल्ट खराब रहा है, उनकी एसीआर में अब ये थप्पा लग जाएगा कि उनके कार्यकाल में जो है वो खराब रिजल्ट रहा है। और इसके अलावा जो एक खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों को लेकर फैसला लिया गया है,
है कि अब इन शिक्षकों को हेडमास्टर हो, चाहे उसमें प्रिंसिपल शामिल हो या अन्य वर्ग के शिक्षक शामिल हो, जिस भी स्कूल में जिस भी शिक्षक का और स्कूल प्रबंधन का रिजल्ट 25% से कम होगा, उन सभी शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों और दुर्गम क्षेत्रों में ट्रांसफर किया जाएगा और शहरी इलाकों में खासतौर पर जो शिक्षक तैनात है उन शिक्षकों को बदला जाएगा। तो फिलहाल 12वीं की बोर्ड कक्षा का 25% से कम रिजल्ट देने वाले स्कूलों की अगर बात करें तो इन स्कूलों में चंबा जिला का एक स्कूल शामिल है, लाहौल स्पीति में 2, शिमला का एक स्कूल, सिरमौर का एक स्कूल शामिल है। और इसके अलावा 10वीं में खराब रिजल्ट देने वाले स्कूलों की बात करें तो चंबा जिला में 6 स्कूल है, 6 हाई स्कूल है और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। किन्नौर में 3 हाई स्कूल है और माफ कीजिएगा, किन्नौर में 3 हाई स्कूल है और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी 3 है। इसी तरह से कुल्लू की बात करें तो कुल्लू जिला में 4 हाई स्कूल, 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मंडी में 1 हाई स्कूल, 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल और शिमला में 3 हाई स्कूल, 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सिरमौर में 5 हाई स्कूल और 2 सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल व हेडमास्टर है जिन पर कम रिजल्ट देने पर कार्रवाई की गई है। बोर्ड का कम रिजल्ट देने वाले हेडमास्टर व प्रिंसिपल की एसीआर में एडवर्स एंट्री होगी, हमने आपको पहले ही कहा, और इसके अलावा इंक्रीमेंट भी 1 साल के लिए इनकी रोक दी जाएगी। वहीं शहरी क्षेत्र से ग्रामीण व ट्राइबल क्षेत्रों में इन शिक्षकों को भेजा जाएगा। तो एक ये बड़ी गाज जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से, सरकार की ओर से आज गिराई गई है। अभी केवल स्कूल हेड पर कम फीसदी रिजल्ट देने पर ये गाज गिरी है और जल्द शिक्षकों की भी सूची सरकार की ओर से जारी की जाएगी। अभी ये सूची पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, लेकिन आज की जो समीक्षा बैठक हुई उस समीक्षा बैठक में हेडमास्टर और प्रिंसिपल्स का पूरा ब्यौरा रखा गया, जहां पर जिनके स्कूलों में 25% से भी कम रिजल्ट 10वीं और 12वीं का रहा है। तो एक बार फिर हम ये साफ कर देते हैं कि ये 52 ऐसे प्रिंसिपल हेडमास्टर है जिनके ऊपर ये कार्रवाई आज करने के आदेश मंत्री ने दे दिए हैं और जिन स्कूलों का ये खराब रिजल्ट रहा है उनकी एसीआर में ये मेंशन किया जाएगा, 1 साल की इंक्रीमेंट रोकी जाएगी और शहरी क्षेत्रों में जितने भी हेडमास्टर प्रिंसिपल्स लंबे समय से तैनात होंगे उन्हें भी दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा सजा के तौर पर। इसी तरह से समीक्षा बैठक में एचपी बोर्ड की व्यवस्था को बदलने के भी आदेश दिए गए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एचपी बोर्ड की व्यवस्था को बदलने के आदेश दिए। शिक्षा मंत्री ने ये निर्देश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था को बदला जाए और इसी तरह से आप देखिए कि क्योंकि स्कूल शिक्षा बोर्ड की व्यवस्था को बदलने के जिस तरह के आदेश दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि अब जितने भी स्कूल शिक्षा बोर्ड है, स्कूल शिक्षा बोर्ड में बोर्ड परीक्षाओं का जो शेड्यूल रहेगा वो सुबह 9 और 10 बजे का होगा, यानी कि जो पहले शिक्षा बोर्ड में एग्जामिनेशन 10 बजे और 2 बजे होती थी वो अब 9 और 10 बजे के बीच में होगी। और इसके अलावा स्कूल शिक्षा बोर्ड को ये भी कहा गया है कि यहाँ पर सुप्रीडेंट और इसके अलावा डिप्टी सुप्रीडेंट की भी बार बार ड्यूटी लगाई जाए। एचपी बोर्ड की ओर से, सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर परीक्षा केंद्रों में सीबीएसई ऑब्जर्वर लगाए जाए। पेपर चेकिंग में शिक्षकों की ड्यूटी बदलने के आदेश दिए गए हैं। जिस तरह से चुनाव में हर बार स्टाफ बदल दिया जाता है उसी तरीके से अब परीक्षा चेकिंग के लिए जितने भी टीचर्स की ड्यूटी लगेगी वो अलग अलग तौर पर लगेगी और हर साल जो है वो स्टाफ टीचर्स का बदला जाएगा। और इसी के साथ इस बैठक में उपनिदेशकों को भी हर माह एक स्कूल का निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं। हर माह निदेशालय को ये रिपोर्ट देनी होगी और बैठक में 8वीं में फेल 589 छात्रों और 5वीं में फेल 183 छात्रों की पढ़ाई पर स्पेशल फोकस करने के आदेश दिए गए हैं। स्कूलों में नॉन टीचिंग गतिविधियों को भी कम कर सख्ती से एकेडमिक कैलेंडर को लागू करने को कहा गया है। तो ये शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक थी जिसमें कई बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। अगली खबर की बात करें, हाईकोर्ट ने पंचायत निरीक्षक और उप निरीक्षक के वेतनमान में संशोधन करने के एकल जज के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ ने सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को रखी गई है। राज्य सरकार ने एकल जज के फैसले के खिलाफ एलपीए दायर की है और सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कोर्ट में बताया कि ये मामला ग्रामीण
विकास व पंचायती राज विभाग के बीच अधिकारियों के वेतनमान में विसंगति से जुड़ा हुआ है और एकल जज के फैसले की वजह से सरकार पर वित्तीय बोझ पड़ेगा। पंचायत उपनिरीक्षकों को ग्रेड पे 3200 को सोशल एजुकेशन एंड ब्लॉक प्लानिंग ऑफिसर ग्रेड पे की तुलना में कम वेतन मिल रहा है, जबकि पंचायत सचिव का पद दोनों के लिए सामान्य फीडर काडर का है। दोनों पदों के लिए भर्ती पदोन्नति के नियम अलग अलग है और उनके कर्तव्यों व जिम्मेवारियों की प्रकृति भी भिन्न है। हिमाचल हाईकोर्ट के एकल जज ने 6 सितंबर 2024 को पंचायत निरीक्षकों और उप निरीक्षकों के वेतनमान में संशोधन का आदेश दिया है और अदालत ने अक्टूबर 2012 से पंचायत उप निरीक्षकों का वेतनमान 10,300, 34,800 प्लस 4200 रुपए और निरीक्षकों का 10,300 प्लस 34,800 प्लस 4400 रुपए ग्रेड पे करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही कहा था कि बकाया राशि का भुगतान न करने पर 9% प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। एकल पीठ ने 30 जनवरी 2014 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें याचिकाकर्ताओं के संशोधित उच्च ग्रेड पे के दावे को खारिज कर दिया गया था। वहीं याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि पंचायत उप निरीक्षकों और निरीक्षकों के पदों को 1 अक्टूबर 2012 से वेतनमान संशोधन से बाहर रखा गया था, जबकि राज्य सरकार के अन्य सभी कर्मचारियों के वेतनमान को संशोधित किया गया था। अदालत में 100 के करीब याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं दायर की थी। अगली खबर की बात करते हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज रिकांगपिओ में बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से सेब की खरीद बिक्री को लेकर बागवानों पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। उन्होंने उन अफवाहों का खंडन किया जिनमें ये कहा जा रहा था कि बागवानों को बगीचों में सेब बेचने पर जुर्माना लगेगा। मंत्री ने जोर देकर कहा कि बागवान अपना सेब चाहे तो मार्केट यार्ड में बेचे, सीधे आड़तियों को बेचे या फिर अपने बगीचों से ही बेचे, उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मंत्री ने यह भी बताया कि बागवानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए मार्केट यार्ड के बाहर शेड में काम कर रहे आड़तियों को अपना लाइसेंस प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। जो आड़ती सीधे बागवानों के बगीचे से सेब खरीदते हैं उन्हें भी अपना सरकार की ओर से मान्यता प्राप्त लाइसेंस दिखाना होगा। ये कदम बागवानों को ऐसे लोगों के जाल में फंसने से बचाने के लिए उठाया गया है जो बाद में भुगतान नहीं करते। बैठक में सबसे बड़ी चिंता केंद्र सरकार की ओर से अमेरिकी सेब के आयात पर टैरिफ को लेकर जताई गई। मंत्री ने कहा कि पहले अमेरिकी सेब पर 75% टैरिफ था जिसे घटाकर 50% कर दिया गया था। अब ये सामने आ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा पद संभालने के बाद नीति आयोग में अमेरिकी सेब पर टैरिफ को शून्य करने का फैसला लिया गया है। इस फैसले को लेकर सभी हितधारकों ने एक मत से गहरी चिंता व्यक्त की और उनका मानना है कि टैरिफ शून्य होने से अमेरिका से आने वाले सेब पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे सेब उत्पादकों राज्यों के बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। बागवानों ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ट्रंप के कहने पर टैरिफ को शून्य करती है तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। और मंत्री ने भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं की ओर से फैलाई जा रही अफवाहों की भी कड़ी निंदा की। मंत्री ने आरोप लगाया कि अफवाहें केंद्र सरकार की ओर से अमेरिकी सेब पर टैरिफ शून्य करने के फैसले को छिपाने के लिए फैलाई जा रही है। अगली खबर की बात करें। हाईकोर्ट ने पारिवारिक पेंशन के लिए बेटियों के बीच भेदभाव करना असंवैधानिक करार दिया है। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के सिद्धांत का उल्लंघन बताया है। कोर्ट ने अविवाहित बेटियों के लिए पारिवारिक पेंशन के अधिकार को सुनिश्चित किया है। खंडपीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता 19 अक्टूबर 2014 से बकाया पेंशन की हकदार होगी। अदालत ने प्रतिवादियों को 31 जुलाई तक सभी औपचारिकता पूरी कर अगस्त से याचिकाकर्ता को नियमित पारिवारिक पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि अगर बकाया राशि का भुगतान 31 अक्टूबर तक नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की भी हकदार होगी, जो देय होने की तारीख से अंतिम भुगतान तक होगा। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर, न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी ने
नेगी की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखते हुए पेंशन की बकाया की अवधि में आवश्यक संशोधन किए हैं। विधानसभा सचिवालय की ओर से एकल जज के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि ऐसी कोई तर्कसंगत भिन्नता या मापदंड नहीं है जिसके आधार पर 1 जनवरी 2006 से पहले या बाद में सेवानिवृत्त या मृतक सरकारी कर्मचारियों की अविवाहित बेटियों के बीच भेदभाव किया जा सके। अदालत ने सभी अविवाहित बेटियों को जो निर्धारित मानदंड पूरा करती है उन्हें एक समान वर्ग का हिस्सा माना है। याचिकाकर्ता के पिता हिमाचल प्रदेश विधानसभा से 1980 में सेवानिवृत्त हुए थे। याचिकाकर्ता ने पिता और माता के निधन के बाद पारिवारिक पेंशन का दावा किया था और पिता के निधन के बाद याचिका की मां को 2001 तक पारिवारिक पेंशन मिलती रही। 2001 में मां की मृत्यु हो गई और याचिकाकर्ता ने 14 अक्टूबर 2009 के कार्यालय ज्ञापन के आधार पर पारिवारिक पेंशन की मांग की। इसमें अविवाहित बेटियों को भी शामिल किया गया था। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने याचिका का ये कहते हुए विरोध किया था कि कर्मचारी से संबंधित रिकॉर्ड नष्ट हो गया है। तर्क दिया गया था कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2017 में याचिका दायर की। याचिका की ओर से दावा प्रस्तुत करने में अत्यधिक देरी की गई थी। कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और अब अविवाहित बेटियां भी पारिवारिक पेंशन लेने की हकदार होगी। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने ड्राइवर जिला न्यायपालिका और क्लर्क जिला न्यायपालिका के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया है। ड्राइवर के पद के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 29 जून को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा और इस टेस्ट के लिए जिला मुख्यालय शिमला व कांगड़ा में परीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। इसमें 5689 उम्मीदवार बैठेंगे। इसके अलावा क्लर्क के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट 6 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा और इस टेस्ट के लिए सभी जिला मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगली खबर की बात करें। हिमाचल पथ परिवहन निगम में एचआरटीसी पेंशनरों को महीने के 17 दिन बीत जाने के बाद भी पेंशन का इंतजार है। इससे पहले जहां एचआरटीसी पेंशनरों के महीने के पहले सप्ताह में पेंशन देने की घोषणा की गई थी, तो वहीं अब महीने की 17 तारीख को भी पेंशन नहीं मिल पा रही है। इसके कारण पेंशनरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कल पथ परिवहन निगम पेंशनर्स कल्याण संगठन जिलों के उपायुक्तों के माध्यम से राज्यपाल को इस मामले में ज्ञापन सौंपेगा। पथ परिवहन पेंशनर्स कल्याण संगठन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष कृष्ण चंद्र चौहान ने कहा कि निगम से सेवानिवृत्त हुए पेंशनर्स लंबे समय से अपनी पेंशन के स्थायी समाधान के लिए सभी प्रकार के लंबित देय वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए प्रबंधन व सरकार से गुहार लगा रहे हैं। अगली खबर की बात करें। मंडी जिले के पटड़ी घाट कलखर मार्ग पर आज सुबह एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में एक 56 वर्षीय राजगीर सिंह की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हैं। घायलों को रिवाल्सर अस्पताल से निरचौक अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मृतक राजगीर घुमारमी बिलासपुर के रहने वाले थे। मृतक बस का चालक बताया जा रहा है और ड्राइविंग लाइसेंस से उसकी पहचान हुई है। एक यात्री बस के नीचे दब गई। उसकी हालत भी गंभीर बताई जा रही है। ये निजी बस सुबह कुटहेड़ा से मंडी जा रही थी और पटड़ी घाट से 7:30 बजे निकली थी। 1 किलोमीटर आगे बस करीब 500 फीट गहरी खाई में गिर गई। घटना के दौरान बस में लगभग 25 सवारियां थी। इनमें से लगभग 20 सवारियां घायल बताई जा रही है। मंडी में नेशनल हाईवे 154 पर भाटी का नाला के पास एक कार सड़क से फिसलकर 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी। घटना आज सुबह करीब 3 बजे की है। हादसे में कार में सवार चारों लोग घायल हो गए और ये सभी जोगिंदरनगर के रहने वाले हैं। परिवार हरिद्वार से अपने पिता की अस्थियों का विसर्जन करके लौट रहा था। अगली खबर की बात करें। ऊना जिले के हरोली में एक युवती ने अपने पूर्व प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि मुनीश सोनी नाम का युवक उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है जिससे वह मानसिक तनाव में है। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि वो और मनीष पहले रिश्ते में थे। रिश्ता टूटने के बाद मुनीश उसे लगातार परेशान कर रहा है और वो युवती को मिलने के लिए मजबूर कर रहा था। मुनीश ने धमकी दी थी कि अगर वो नहीं मिली तो उसकी निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल देगा। पुलिस शिकायत दर्ज कर जांच में जुट गई है। अगली खबर की बात करें। ऊना जिले स्थित माता श्री चंद्रपूर्णी मंदिर में पिछले कल सुरक्षा कर्मी और पुजारी के बीच हाथापाई होने का मामला सामने आया। ये पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड की गई है। अभी तक ये सामने नहीं आया है कि हाथापाई किस बात को लेकर हुई। मंदिर के गर्भगृह में सैकड़ों श्रद्धालु मंदिर दर्शन कर रहे थे, तभी सुरक्षा कर्मी और पुजारी के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। इस घटना से श्रद्धालुओं के बीच नकारात्मक संदेश गया है। मामले की जानकारी
जानकारी मिलते ही मंदिर न्यास के आयुक्त और ऊना के डीसी जतिन लाल ने कार्रवाई की है। उन्होंने एसडीएम माम को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। अगली खबर की बात करें, शिमला स्थित समरहिल क्षेत्र में आज सुबह एक नेपाली युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। मृतक 22 वर्षीय गंगाराम नेपाली मूल का निवासी था। युवक का शव एक ऊंचे पेड़ पर रस्सी के फंदे से लटका मिला। जिस स्थान पर युवक का शव मिला है वो पुलिस चौकी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। अगली खबर की बात करें तो लाहौल स्पीति जिले के कोकसर में बीती शाम टूरिस्ट से भरा एक टेम्पो ट्रैवलर पलट गया। इसमें हरियाणा की एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 2 साल के मासूम समेत 22 टूरिस्ट घायल हुए हैं। टेम्पो ट्रैवलर में हरियाणा के फरीदाबाद, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और गुजरात के 24 टूरिस्ट सवार थे। हरियाणा के सोनीपत नंबर का एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क से करीब 200 फीट नीचे गिरकर पलट गया। सभी घायलों को उपचार के लिए मनाली अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अगली खबर की बात करें, सिरमौर जिला के पांवटा साहिब की गोरखूवाला पंचायत में भ्रष्टाचार को लेकर बवाल मच गया है। पंचायत प्रधान पर ग्रामीणों ने सामुदायिक भवन निर्माण में भारी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और ये मामला वर्ष 2021 से जुड़ा हुआ है, जब गांव में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 4.75 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों बाद भी भवन का कार्य अधूरा पड़ा है और निर्माण स्थल पर केवल घास उगी है। ग्रामीणों ने बताया कि सामुदायिक भवन की जो नींव नजर आ रही है वो भी उन्होंने खुद अपने खर्च पर बनवाई है। आरटीआई से मिली जानकारी ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। ग्रामीणों के मुताबिक पंचायत प्रधान ने मजदूरी के नाम पर 1,18,000 की राशि खर्च दिखाई, लेकिन जिन लोगों के नाम भुगतान में दर्शाए गए वो वास्तव में कभी काम पर मौजूद ही नहीं थे। यहाँ तक कि नंबरदार, उसके बेटे और प्रधान के ड्राइवर तक की फर्जी हाजिरी लगाकर पैसा निकाला गया। इस मामले को लेकर ग्रामीण कई बार डीसी कार्यालय का चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और इससे नाराज ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने खंड विकास अधिकारी पांवटा साहिब पर भी सवाल उठाए हैं। अगली खबर की बात करें, जिस सांप ने व्यक्ति को डसा उसे ही पकड़कर वह अपने साथ लेकर मेडिकल कॉलेज में इलाज करवाने के लिए पहुंच गया। मामला हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला का है। आपातकालीन कक्ष में उसके सांप के साथ पहुंचते ही अफरा तफरी मच गई। उसने वहां तैनात डॉक्टरों को कहा कि उसे सांप ने डसा है। डॉक्टर ने पूछा, आपको कैसे पता कि सांप ने आपको डसा है? क्या सांप को डसते हुए देखा था? इतने में व्यक्ति ने अपने साथ लाए सांप को ही डॉक्टरों के सामने रख दिया। सभी ये देखकर हैरान थे। इसको देखकर डॉक्टर और अन्य स्टाफ डर भी गया। हालांकि सांप लिफाफे में बंद था। इसके बाद व्यक्ति को जहर उतारने के लिए एंटी वेनम इंजेक्शन लगाया गया और अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। उसकी हालत अब खतरे से बाहर है। पीड़ित रमेश कुमार निवासी महिला ने बताया कि वो सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं और उन्होंने दावा किया कि वो अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति के कई सांपों को पकड़कर जंगल में सुरक्षित छोड़ चुके हैं। अगली खबर की बात करें, प्रदेश में 21 और 22 जून को बहुत भारी बारिश होगी। मौसम विभाग द्वारा उक्त 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर 21 जून को जिला शिमला व मंडी में हैवी टू हैवी रेनफॉल होने का अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र की माने तो 18 व 19 जून को प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और सोलन में झमाझम बारिश होगी। 20 जून को अनेक स्थानों पर भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके बाद 2 दिनों तक हैवी टू हैवी रेनफॉल होने की चेतावनी जारी की गई है। उक्त अवधि के दौरान ही प्रदेश में मानसून के दस्तक देने की भी संभावना जताई गई है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आप इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।